एक चमकती हुई तलवार पर पड़ती है जो उसी कब्र में पड़ी हुई थी। वो तलवार काफी पुराने जमाने की लग रही थी। उस पे कुछ संस्कृत में गुदा हुआ था, मगर उसकी धार और चमक एकदम पहले जैसी बरकरार थी, एकदम नई तलवार जैसी थी। केशव ने कुछ सोचते हुए वो तलवार उठा ली, मगर उस तलवार को उठाते ही वहां पर मंडरा रहे सारे जुगनुओं ने उसके हाथ को चारों ओर से घेर लिया। मुझे अब तुम्हारी कोई चाल नहीं रोक सकती दामिनी। तुम एक मुर्दा हो और एक मुर्दा मुर्दे को क्या चोट पहुंचाएगा। ये बोलते हुए ही केशव ने वो तलवार अपने गले पर रख दी, मगर उसके गले पर तलवार रखते ही जोर से एक धूल का झोंका आया और वो तलवार उससे दूर जा गिरी। मेरी वाली गलती मत कर केशव, वरना तू भले ही हर बार उसका वार सह ले, लेकिन मेरी तरह ही तू इस हवेली में हमेशा हमेशा के लिए फंसा रह जाएगा। केशव को करम की आवाज सुनने का बिल्कुल दिल नहीं चाह रहा था। उसे लग रहा था कि दामिनी की तरह उसे करम ने भी धोखा दिया है। उसे समझ आ गया था कि अब तक करम पर दामिनी के किसी भी वार का असर इसलिए नहीं हो रहा था क्योंकि वो किसी ग्रंथ का सहारा ले रहा था, बल्कि इसलिए नहीं हो रहा था क्योंकि उसके अंदर तो जान ही नहीं थी। खामोश हो जाओ करम, छल किया है तुमने मेरे साथ। पीछे देखो केशव, मैं बस तुम्हारी मदद कर रहा था। झूठी मदद? नहीं केशव, भूलो मत, मैं ही तुम्हें यहाँ तक लेकर आया हूँ। हाँ तो अब क्या, ये आजादी तो नहीं है? तुम्हें अपने आसपास ध्यान से देखना होगा और जो भी करना होगा सोच समझ के। मेरी मुक्ति तुम्हारे हाथ में है। अगर तुमने कोई भी बेवकूफी की तो ना तुम मुक्त होगे और ना ही मैं। करम की बात सुनकर किसी तरह केशव मन महसूस कर पीछे मुड़ा। उसने देखा कि करम का शरीर पहले से कहीं ज्यादा ताकतवर और बड़ा हो गया है और वो अपनी पूरी ताकत से उस राक्षस को अपने पास दबोच कर रखने की कोशिश में लगा था। इस कोशिश में उस राक्षस ने उसके शरीर को कई जगह से जख्मी किया हुआ था। इन सब पे ध्यान मत दो, जाओ तलवार उठाओ। और फिर? अब ये भी मैं बताऊं? करम की बात सुनकर केशव को उस माहौल में भी हल्की सी हंसी आ गई, साथ ही आंसू भी। केशव ने कभी सोचा भी नहीं था कि उसकी एक मुर्दे से दोस्ती हो जाएगी। केशव जल्दी से भाग कर गया और वो तलवार उठा ली। चारों तरफ धूल के बवंडर के बीचों बीच केशव अब उस चमकती हुई तलवार को लेकर खड़ा था। बहुत अच्छे। केशव वो तलवार लेकर तेजी से दौड़ते हुए करम और राक्षस की ओर आने लगा। उस तलवार की चमक ही कुछ और थी। करम को उस राक्षस को रोक कर रखने में अब काफी मुश्किल होने लगी थी, मगर वो अपनी बची खुची हिम्मत से किसी तरह उसे रोके हुए था। मगर तभी वो राक्षस जोर से गुर्राया और एक झटके में उससे अलग हो गया। मेरी मदद कर देवियों की देवी। करम मंत्रों को बड़बड़ाने लगा। उसने देखा कि राक्षस जोर से केशव की ओर लपका और कुछ ही पल में वो राक्षस केशव के ठीक ऊपर था। केशव! मगर तभी जो करम ने देखा, उसे देखकर उसके चेहरे पर हिम्मत और एक मुस्कुराहट आ गई। वो तलवार राक्षस की पीठ से बीचों बीच बाहर आती नजर आई। भोसड़ी के! ये कौन सा मंत्र है? हमारे समय में इस शब्द का इस्तेमाल करके बड़ों बड़ों को देख जाते हैं। इसे मंत्र नहीं, गाली कहते हैं। केशव अपने आप को उस राक्षस के शरीर से अलग करता है और हाँफता हुआ उस तलवार को वापस उसके शरीर से निकालकर 3-4 बार लगातार उस पर वार करता है। मर साले! राक्षस का अधमरा शरीर उसके सामने पड़ा था, बिल्कुल बेजान। तभी केशव को करम की आवाज सुनाई पड़ी। छोड़ दो उसे, वो मर चुका है। अब तुम मुक्त हो केशव, और मैं भी। केशव ने पीछे मुड़कर देखा तो वहां करम नहीं था। करम! करम! कहाँ गए तुम? तभी केशव ने देखा कि उस खुदी हुई कब्र में से एक रोशनी फैली हुई है और ऐसा लग रहा था मानो उसमें कोई समा रहा हो। उस कब्र के आसपास से सभी जुगनू अब कहीं कहीं बिखर गए थे। तभी केशव के पास एक कागज का टुकड़ा उड़ता हुआ आया। वो उस टुकड़े को उठाकर उसे पढ़ने लगा। मेरे कमरे से वो ताबीज उठाकर अपने पास रख लेना। मेरी यादों की हिफाजत अब तुम्हारी जिम्मेदारी है। और हाँ, ये तलवार भी मेरे तरफ से तोहफा है तुम्हारे लिए।
ये तलवार मुझे मेरे पहले नृत्य की तारीफ में मिला था। केशव की आंखों में आंसू थे और उसका मन थोड़ा परेशान भी, क्योंकि उसे उस हवेली में वापस जाना था जहां अब तो ना दामिनी थी, न तमस, न करम, न वो शैतान। बस कुछ था तो वहां की डरावनी यादें। केशव मन महसूस कर उस हवेली की तरफ बढ़ने लगा। बस वो ताबीज लेते ही मैं अपने गांव निकल जाऊंगा, मगर मैं जाऊंगा कैसे? मुझे तो कुछ भी याद नहीं है। केशव हवेली की तरफ पहुंच चुका था। हवेली का नजारा एकदम अलग था। अब वहां शांति थी। कुछ परिंदे वहां पर पानी पी रहे थे। केशव ने एक परिंदे को अपने हाथों में उठाया और एक धीमी सी मुस्कान से कहा, तुम्हारी तरह अब मैं भी आजाद हूं। तभी केशव की नजर एक परछाई पर पड़ी। वो परछाई तुरंत उसकी नजर से गायब हो गई। केशव ने उस परछाई के पीछे न जाना ही बेहतर समझा। उसने चुपचाप करम की ताबीज उठाई और उस हवेली को पीछे छोड़ वहां से अपने घर की ओर निकल पड़ा। पता नहीं वो किसकी परछाई थी। कहीं वो परछाई मुझसे कुछ कहना तो नहीं चाहती थी? क्या मुझे इस परछाई के पास जाना चाहिए था? कहीं करम? नहीं, करम क्यों होगा? करम को तो मैंने खुद अपनी नजरों से ओझल होते हुए देखा था। केशव के मन में कई सवाल घूम रहे थे, मगर तब भी उसने ये ठान लिया कि चाहे जो भी हो वो उस हवेली के पीछे नहीं जाएगा। अब उसे आगे का सफर तय करना है। तभी उसे अपने ठीक सामने एक ऊंट दिखाई दिया। इस रेगिस्तान में ये ऊंट? मुझे गांव जाने के लिए सवारी की जरूरत तो पड़ेगी, मगर ये ऊंट का असली मालिक इसे ढूंढता हुआ आ गया तो? केशव ऊंट के पास जाकर उसे ध्यान से देखने लगा। तभी उसे उस ऊंट के गले से खून बहता हुआ दिखाई दिया। इसके पहले कि केशव ऊंट के गले पर अपना हाथ फेरता, उस ऊंट की गर्दन धड़ से अलग हो गई और जमीन पर गिर गई। ये ऊंट का सर खुद ब खुद कैसे? केशव एकदम से घबरा गया। उसने अपने कदमों को तुरंत पीछे लिया और वहां से तेजी से भागने लगा। उसने मन ही मन मंत्रों मेरा गांव! आखिर मैं अपने गांव आ गया। केशव अपने गांव पहुंच चुका था। उसका घर बलरामपुर में था। ये बात उसने करम के कहने पर एक कागज पर लिख कर रखी थी। उसने उसके साथ साथ अपनी बहन का नाम भी उसी कागज पर लिखा था। अब बस उसे अपना घर और अपनी बहन सुकृति को ढूंढना था। तभी केशव की नजर सामने खेल रहे बच्चों पर पड़ी। उसने एक बच्चे को आवाज देकर पुकारा, ए छोटू सुन, ये बलरामपुर ही है ना? हाँ चाचू, ये बलरामपुर ही है। मगर आप इतने दिन तक कहाँ थे? अच्छा एक मिनट, तुम पहचानते हो मुझे? कैसे नहीं पहचानूंगा, आप तो मेरे चाचू हो। ये तो मुझे याद ही नहीं कि मेरा कोई भाई भी है। उस हवेली ने मेरी यादों को छीन लिया। कैसे मैं पहचानूंगा सबको? और ये लोग मुझे अपनाएंगे भी या नहीं? तभी केशव ने उस बच्चे की तरफ वापस देखा और अपने आसपास की जगह पर थोड़ी नजर दौड़ाई। केशव को अपना गांव जाना पहचाना तो लग रहा था, मगर तब भी कुछ तो उसे अनजान सा लग रहा था। तुम मुझे मेरे घर लेके चल सकते हो? हाँ, अभी ले चलता हूँ। केशव ने उस बच्चे का हाथ थामा और उसके साथ साथ चलने लगा। और कितना दूर? बस आ गया, 5 मिनट और। अच्छा ठीक है। अच्छा छोटू सुनो, आप मुझे छोटू छोटू क्यों कह रहे हो? मुझे मेरे नाम से बुलाओ ना। केशव उस बच्चे की बात सुनकर जरा अचकचा गया। उसे तो कुछ याद ही नहीं था। उसने बस एक झूठी मुस्कान के साथ उस बच्चे की ओर देखा। तुम छोटे हो ना, इसीलिए छोटू बुला रहा हूँ। अरे वो देखो, चाची। चाची? एक औरत को दूर से देखते ही वो बच्चा केशव का हाथ छोड़कर दूर खड़ी औरत के पास दौड़कर जाने लगा। अरे छोटू रुको, कहाँ भागे चले जा रहे हो? रुको भी। दूर खड़ी वो औरत गौर से केशव को देखे चली जा रही थी। केशव भी किसी तरह उसके नजदीक पहुंचा। अब तक उसकी थकान के मारे बुरी हालत हो चुकी थी। किसी तरह वो अपनी जान घसीटकर उस बच्चे और उस औरत तक पहुंचने की कोशिश कर रहा था। चाची, देखो चाचू आ गए।
केशव अब ठीक उस औरत के सामने खड़ा था, मगर केशव को उसका चेहरा जरा धुंधला नजर आ रहा था। उस औरत के चेहरे पर बिल्कुल वही हाव भाव थे जो केशव के चेहरे पर थे। बेचैनी उनके चेहरों पर साफ नजर आ रही थी। केशव उस औरत के और नजदीक आया। उस औरत की शक्ल जैसे ही उसे साफ नजर आई, केशव उसे देखते ही एकदम से चौंक गया। उसके ठीक सामने दामिनी खड़ी थी। तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं यहाँ क्या कर रही हूँ? ये तुम मुझसे पूछ रहे हो? नहीं, तुम यहाँ नहीं हो सकती। मैंने तुम्हें मार दिया था। मैंने अपने इन्हीं हाथों से तुम्हें मारा था। तो तुम मुझे इतनी जल्दी भुला दोगे और मैं तुम्हें छोड़ भी दूंगी? तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। मैं वो हवेली बहुत दूर छोड़ आया हूँ। तुम शायद कुछ भूल रहे हो। मैं कुछ नहीं भूल रहा। अच्छा तो बताओ मैं कौन हूँ? नहीं, तुम ये बताओ कि तुम कौन हो। मैं तुम्हें कुछ भी बताना जरूरी नहीं समझता। बताओ तुम कौन हो। मेरे पास तुम्हारे बेहुदे सवालों का कोई जवाब नहीं है और मैं किसी भ्रम से बात भी नहीं करना चाहता। मैं बताती हूँ तुम कौन हो। डालूंगा मैं तुम्हें, मार डालूंगा। सब तुम्हें पागल समझेंगे केशव, पागल समझेंगे। चुप हो जाओ। छोड़ो मुझे, छोड़ो। चाचू, छोड़िए चाची को। दामिनी की आवाज केशव के कानों में गूंज रही थी। वो जया को दामिनी समझकर उसका गला दबाए जा रहा था। उसकी पकड़ इतनी मजबूत थी कि जया ठीक से चीख भी नहीं पा रही थी। किसी तरह जया ने केशव से खुद को अलग किया। केशव छूटते ही दूर जा गिरा। ये तुम्हारे चाचू नहीं है गुंजन, ये कोई पागल बहरूपिया है। मुझे माफ करना, मुझसे भूल हो गई। मुझे लगा तुम। मैं क्या? मुझे माफ कर दो। माफ कर दूं? किस लिए? पहले तो तुम मुझे छोड़कर चले गए, 5 साल बाद वापस आए हो। 5 साल? हाँ 5 साल। जब तुमको मेरे पास रहना ही नहीं था तो मुझसे शादी क्यों की? मैं 5 साल से घर नहीं आया। वाह, तुम सच में कोई बहरूपिया हो। चलो गुंजन, ये तुम्हारे चाचू नहीं है। गुंजन? जया गुंजन का हाथ थामे घर की ओर बढ़ने लगती है। मौसम काफी खराब हो रहा था और दिन भी ढल चुका था। केशव अपने गांव तो पहुंच गया था, मगर अब तक अपने घर नहीं पहुंच पाया था। तभी केशव की बहन को जया ने सारी बातें बताई। आप उन्हें वहीं छोड़ आई? आप उन्हें घर तक तो लाती। क्यों? 5 साल में वो मुझे तो भूल गया, क्या अपना घर और अपनी बहन को भी भूल गया? भैया मुझे नहीं भूल सकते। तो जाओ फिर, मिलाओ अपने भैया से। लेकिन हाँ, मैं एक बात बता देती हूँ, इस घर में या तो केशव रहेगा या तो मैं। ये कैसी बात कर रही हैं आप भाभी? वो आपके पति हैं। जया ने पति शब्द सुनकर एक बुरा सा मुंह बनाया और कमरे में सोने चली गई। केशव के ठीक सामने उसका गांव था। सभी घरों में दिए जल रहे थे। कहीं कहीं बिजली थी और कहीं कहीं मोमबत्तियां जल रही थी। केशव की आंखों में आंसू थे। वो बहुत अकेला महसूस कर रहा था। वो अपना सारा सच उस औरत को बताना चाहता था जो उसे अभी अभी खरी खोटी सुना कर गई थी, मगर वो चाह कर भी कुछ बता नहीं पा रहा था। उसे डर था लोग उसकी बातें सुनकर हंसी उड़ाएंगे और शायद उस पर कभी भरोसा नहीं करेंगे। केशव इस सोच में डूबा ही था कि अचानक पूरे गांव की बत्ती गुल हो गई और चारों तरफ अंधेरा छा गया। अंधेरा एकदम गहरा होता जा रहा था। केशव को जरा सा डर महसूस होने लगा। उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। तभी उसके कानों में फिर से दामिनी की आवाज गूंजी। ये अंधेरा देख रहे हो केशव? ये तुम हो। यही तुम्हारी सच्चाई है। तुम फिर से आ गई। चली जाओ, तुम चली जाओ। क्या मेरे जाने से तुम्हारे जीवन में फिर से रोशनी आ जाएगी? नहीं आएगी केशव, कभी नहीं आएगी। हम फिर मिलेंगे केशव। दामिनी की बात जैसे ही खत्म हुई, केशव को एक चिराग जलने की आवाज सुनाई दी। उसने देखा चिराग की रोशनी में एक लड़की खड़ी थी।
केशव ने उसके चेहरे की तरफ मायूसी से देखा। घर चलो भैया। भैया? हाँ, मैं आपकी बहन सुकृति। सुकृति? आप मुझे भी भूल गए। मुझे माफ कर दो सुकृति, मुझे माफ कर दो। और आप अंधेरे में किससे बात कर रहे थे? सब बताऊंगा, अभी घर चलें? सुकृति ने अपना हाथ केशव की तरफ बढ़ाया। केशव को एक उम्मीद महसूस हुई। उसने जल्दी से सुकृति का हाथ थाम लिया और उसके साथ अपने घर की तरफ चल पड़ा। मुझे पता है सुकृति, तुम्हारे मन में कई सवाल होंगे। मैं तुम्हें तुम्हारे सारे सवालों का जवाब भी देना चाहता हूँ, लेकिन मुझे पहले उस औरत से माफी मांगनी है जिसे गुंजन अपनी चाची कहकर पुकार रहा था। तो आपको अपनी बीवी सच में याद नहीं है? जया भाभी बहुत गुस्से में है और आपने उन्हें जान से मारने की कोशिश की। क्यों भैया? आप तो उन्हें अपने मन से शादी करके लाए थे, फिर क्यों छोड़ गए? मैं मजबूर था। कैसी मजबूरी? बताऊंगा सुकृति, सब बताऊंगा। मैं बहुत थक गया हूँ, बस सुकून से अपने घर पे सोना चाहता हूँ। केशव अपनी बहन के साथ अपने घर के अंदर दाखिल हो चुका था। वो घर जो उससे 5 सालों पहले एक मायावी चाल के कारण अचानक ही छूट गया था। केशव का शरीर बदहाल था, उसकी आंखों के नीचे गड्ढे पड़ गए थे। वो बस सामने रखी खाट पर लेट गया। खाट पर लेटते ही उसे गहरी नींद आ गई।